नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसके नीचे क्या दफन हो सकता है? क्या हर खेत सिर्फ फसल उगाता है या कुछ जगहें यादें भी संभाल कर रखती हैं, अधूरी, बेचैन और खतरनाक? आज की कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने गलती से जमीन के नीचे दबे एक राज को जगा दिया। एक ऐसा वचन जो अधूरा था, एक ऐसी शक्ति जो सोई हुई थी, और जब वो जागी तो सिर्फ खेत नहीं, पूरा घर उसकी छाया में आ गया। अगर आप सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्वागत है आपका डर की दास्तान में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। लाइट बंद कर दीजिए, आवाज थोड़ी बढ़ा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की दास्तान आपको अंत तक पकड़े रखेगी। शुरू करते हैं। मेरा नाम कृणाल है। मैं एक साधारण किसान हूं। मेरा गांव मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके में है, जहां खेतों के बीच से कच्ची सड़कें निकलती हैं और शाम होते ही ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे दुनिया यहां आकर रुक गई हो। मेरे पास पुश्तैनी जमीन है, करीब 5 एकड़। उसी पर मेरी रोजी रोटी चलती है। उस साल मॉनसून कुछ देर से आया था। मैं रोज आसमान की तरफ देखता, बादलों को ताकता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता। आखिरकार एक रात तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि पूरा खेत पानी से भर गया। मैं खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी बारिश के साथ कुछ और भी मेरे खेत में आ चुका है। बारिश के 3 दिन बाद मैंने खेत में हल चलाना शुरू किया। मिट्टी नर्म थी, बैल आराम से चल रहे थे। तभी हल किसी सख्त चीज से टकराया। मैंने सोचा कोई बड़ा पत्थर होगा। मैं नीचे झुका और हाथ से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। वो आधा सड़ा हुआ था, जैसे बरसों से जमीन के नीचे दबा हो। मेरे मन में लालच नहीं था, बस जिज्ञासा थी। मैंने बैलों को एक तरफ बांधा और बक्से को पूरी तरह बाहर निकाला। उसका ताला जंग लगा हुआ था। मैंने हल के पिछले हिस्से से उसे तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, एक अजीब सी बदबू हवा में फैल गई, गीली मिट्टी और सड़े हुए लोहे की मिली-जुली गंध। अंदर कुछ कपड़े थे, पुराने, फटे हुए, और उनके नीचे एक छोटी सी काली मूर्ति। वो किसी देवी देवता जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अजीब था, आंखें बड़ी-बड़ी और होंठ टेढ़े। मूर्ति हाथ में लेते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो गर्म हो। मैंने तुरंत उसे नीचे रख दिया। मुझे लगा ये किसी तांत्रिक या पुराने समय की चीज होगी। गांव में ऐसी बातें आम हैं। कोई कहता है जमीन में खजाना दबा है, कोई कहता है शापित चीजें। मैं हंसा और बक्से को फिर से बंद कर दिया। सोचा शाम को गांव के बुजुर्गों को दिखाऊंगा। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। शाम को जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी ने कहा, आज तुम बहुत चुप हो। मैंने बात टाल दी। खाना खाकर मैं जल्दी सो गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली। बाहर से बैलों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा वे तभी करते हैं जब कोई जंगली जानवर आसपास हो। मैं तुरंत उठकर बाहर भागा। अंधेरा घना था। मैंने टॉर्च जलाई। बैल खूंटे से छूटने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखें खेत की दिशा में टिकी थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने खुद को समझाया, शायद सियार होगा। बैलों को शांत किया और वापस अंदर आ गया। लेकिन नींद फिर नहीं आई। मुझे बार बार वही काली मूर्ति याद आ रही थी। अगली सुबह जब मैं खेत पहुंचा तो मेरा दिल धड़क उठा। जहां मैंने बक्सा खोदा था, वहां की मिट्टी फिर से उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने रात में उसे दोबारा खोला हो। लेकिन बक्सा वहां नहीं था। मैंने पूरा खेत छान मारा, बक्सा गायब था। मैं घबराया हुआ घर लौटा। पत्नी से पूछा, क्या तुम खेत गई थी? उसने मना कर दिया। बच्चे तो स्कूल गए थे। फिर बक्सा गया कहाँ? उस रात फिर वही हुआ। ठीक 2 बजे बैल चीखे। इस बार मैं टॉर्च लेकर सीधे खेत की ओर भागा। रास्ते में हवा ठंडी थी, जबकि मौसम उमस भरा था। खेत के पास पहुंचते ही मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैंने उसे झटका दिया, थपथपाया, लेकिन रोशनी नहीं जली। तभी मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अचानक मेरे सामने खेत के बीचों बीच हल्का सा धुआं उठता दिखा, जैसे जमीन के अंदर कुछ जल रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ा।
धुएं के बीच मुझे कुछ आकृति सी दिखी, किसी इंसान की परछाई। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे मिट्टी में समा गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उल्टे पांव भागा और घर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैं जागता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो मैंने तय किया कि अब इस बात को छुपाना सही नहीं। मैं गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर कुछ देर चुप रहे। उन्होंने कहा, क्या उस बक्से में कोई काली मूर्ति थी? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सिर हिलाया। वो बोले, बहुत साल पहले इस जमीन पर एक तांत्रिक रहता था। लोग कहते हैं वो आत्माओं को बांधता है। गांव वालों ने उसे मारकर उसी खेत में गाड़ दिया था, लेकिन उसकी साधना की चीजें कभी नहीं मिली। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। तो अब क्या होगा? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीमे से कहा, अगर तुमने उसकी वस्तु को छेड़ा है तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मैं घर लौट आया, पर अब हर चीज मुझे अजीब लगने लगी थी। हवा की सरसराहट भी फुसफुसाहट जैसी लगती। रात होते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती। और उसी शाम मेरे खेत के बीचों बीच किसी ने लाल रंग से एक गोल घेरा बना दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और मैं कसम खाकर कह सकता हूं वो घेरा मैंने नहीं बनाया था। मैं उस लाल घेरे को देर तक देखता रहा। मिट्टी गीली थी, लेकिन उस पर बना निशान बिल्कुल ताज़ा और गाढ़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से उसे बनाया हो। मैं खुद को समझा रहा था कि शायद किसी ने मजाक किया है, पर मेरे खेत में इस तरह का मजाक करने की हिम्मत किसकी होगी? मैंने पास जाकर हाथ से मिट्टी छुई। उंगलियों पर लाल रंग लगा, लेकिन वो खून नहीं था। उसमें अजीब सी गंध थी, लोहे और राख की मिली जुली। मेरे सीने में फिर वही बेचैनी उठी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। गेहूं की बालियां एक साथ झुक गईं और मुझे साफ सुनाई दिया, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा हो। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। खेत खाली था, दूर तक कोई नहीं। फिर वो आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने तय किया कि आज रात मैं खेत में ही रहूंगा। सच जानना जरूरी है। घर जाकर मैंने पत्नी से कहा कि बैलों की देखभाल करनी है, इसलिए आज देर हो जाएगी। उसने बिना सवाल किए खाना बांध दिया। बच्चों को मैंने कुछ नहीं बताया। रात होते होते आसमान पर बादल फिर घिर आए। मैं एक लालटेन और डंडा लेकर खेत पहुंचा। बैलों को मैंने घर के पास ही बांध दिया था, ताकि वो सुरक्षित रहें। खेत के बीचों बीच वही लाल घेरा था, और उसके अंदर मिट्टी कुछ ज्यादा ही काली दिख रही थी। मैंने लालटेन पास रखी और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। झिंगुरों की आवाजें बढ़ती गईं। हवा ठंडी हो गई। मेरी आंखें बार बार उस घेरे पर टिकी जातीं। करीब आधी रात के बाद अचानक लालटेन की लौ कांपने लगी, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। मैंने डंडा कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद की सांसें भी भारी लग रही थी। तभी घेरे के अंदर की मिट्टी हिलने लगी। पहले हल्का सा कंपन, फिर जैसे नीचे से कोई धक्का दे रहा हो। मैं जड़ हो गया। मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठी और बीच में एक दरार सी बन गई। उस दरार से धुआं निकलने लगा, वही धुआं जो मैंने पिछली रात देखा था। मैं उठकर पीछे हट गया। पैरों में जान नहीं थी, फिर भी मैं भागा नहीं। शायद जिद थी, या डर से भी बड़ा डर कि अगर आज नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाऊंगा। धुएं के बीच एक आकृति बनने लगी, पहले धुंधली, फिर साफ। लंबा कद, उलझे बाल और वही बड़ी बड़ी आंखें। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा उस काली मूर्ति का। मेरे हाथ से डंडा छूट गया। वो आकृति धीरे धीरे घेरे से बाहर आई। उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे। वो मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में। मैं बोलना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। तभी उसने बहुत धीमी मगर साफ आवाज में कहा, मेरी वस्तु वापस करो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने हकलाते हुए कहा। उसकी आंखें और फैल गई। हवा अचानक और ठंडी हो गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे गले पर बर्फ रख दी हो। तुमने छेड़ा, तुमने जगाया, वो फसफुसाई। मैंने सिर हिलाया। मैंने बक्सा वहीं छोड़ दिया था, वो खुद गायब हो गया था। वो कुछ क्षण चुप रही, फिर उसका चेहरा विकृत होने लगा। आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसने एक लंबी चीख मारी, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आंखें बंद हो गईं। जब हिम्मत करके खोलीं तो खेत फिर सामान्य था। कोई घेरा नहीं, कोई धुआं नहीं, बस रात का सन्नाटा। मैं किसी तरह उठकर घर पहुंचा। पूरी रात बुखार में तड़पता रहा। पत्नी घबराई हुई थी, पर मैंने कुछ नहीं बताया। सुबह जब मैं उठा तो मेरा शरीर टूट रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। घर के आंगन में ठीक मेरे दरवाजे के सामने वही काली मूर्ति रखी थी।
वो मिट्टी से सनी हुई थी, जैसे अभी अभी जमीन से निकाली गई हो। मेरे हाथ कांपने लगे। इसका मतलब वो चीज़ अब मेरे खेत तक सीमित नहीं थी, वो मेरे घर तक आ चुकी थी। और मुझे साफ समझ आ गया, ये शुरुआत है। क्योंकि उसी पल मूर्ति की पत्थर जैसी आंखों में हल्की सी हरकत हुई, और मैं ये सब अपनी खुली आंखों से देख रहा था, जिंदा। मूर्ति की आंखों में जो हरकत मैंने देखी, उसने मेरी रूह तक जमा दी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। शायद मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था, मैंने खुद को यही समझाया। लेकिन तभी मूर्ति के होठों पर मिट्टी की पतली दरार पड़ी, जैसे पत्थर के अंदर कुछ हिल रहा हो। मैंने तुरंत पत्नी को अंदर भेज दिया। बच्चों को बाहर मत आने देना, मैंने सख्त आवाज में कहा। उसने मेरी हालत देखी, पर सवाल नहीं किया। मैंने एक बोरी उठाई और कांपते हाथों से मूर्ति को उसमें डाल दिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी हथेली में तेज जलन हुई। मैंने बोरी कसकर बांधी और उसे लेकर सीधे खेत की ओर चल पड़ा। सुबह का समय था, लेकिन आसमान धुंधला लग रहा था। हवा में अजीब भारीपन था। खेत के बीच पहुंचकर मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। हर फावड़े के साथ मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। गड्ढा करीब 4 फुट गहरा हुआ। मैंने बोरी को उसमें फेंका और जल्दी जल्दी मिट्टी भरने लगा। जैसे ही आखिरी फावड़ा डाला, मेरे पीछे से आवाज आई, गहराई से दफनाने से क्या होगा। मेरे हाथ से फावड़ा गिर पड़ा। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ थी, बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने पूरा खेत देखा, खाली। पर फिर मेरी नजर उस जगह गई जहां मैंने अभी अभी मिट्टी डाली थी। मिट्टी हल्की हल्की धंस रही थी। मैं घबराकर पीछे हटा। धंसती मिट्टी के बीच से बोरी का कोना बाहर आने लगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कोई अंदर से धक्का दे रहा था। मैं भागा, सच में भागा। पहली बार मुझे लगा कि मैं किसान नहीं, कोई डरा हुआ बच्चा हूं। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, पर मैं कुछ नहीं बोला। पूरे दिन घर में अजीब सन्नाटा रहा। बच्चे भी जैसे बिना वजह चुप थे। शाम होते होते मेरा बुखार फिर चढ़ गया। आंख लगते ही मुझे सपना आया, वही खेत, वही गड्ढा, और उसमें से निकलती एक लंबी काली परछाई। वो सीधी मेरे घर की ओर बढ़ रही थी। मैं चीखते हुए उठा। बाहर से बैलों की आवाज आ रही थी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। मैं खिड़की से झांका। आंगन में वही बोरी पड़ी थी, मिट्टी से सनी हुई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तो उसे खेत में गाड़ दिया था। मैं धीरे धीरे बाहर गया। बोरी खुद ब खुद हिल रही थी, अंदर कुछ करवट ले रहा था। तभी बोरी फट गई। मूर्ति बाहर गिर पड़ी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उनमें हल्की लाल चमक थी। मैं पीछे हट गया। तभी मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हारी जमीन अब मेरी है। अचानक आंगन की मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। दीवारों पर लकीरें उभर आईं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। मेरी पत्नी चीखी, बच्चे रोने लगे। मैंने हिम्मत जुटाई और मूर्ति को लात मारकर दूर फेंक दिया। वो दीवार से टकराई और जमीन पर गिरते ही एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई हंस रहा हो। हवा का तेज झोंका आया और पूरा आंगन धूल से भर गया। कुछ पल के लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल छटी, मूर्ति गायब थी, लेकिन दीवार पर लाल अक्षरों में एक निशान उभर आया था, वही गोल घेरा। मेरे सीने में दर्द उठा। मुझे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये उस तांत्रिक की शक्ति थी जो अपनी चीज वापस चाहती थी, या शायद अपनी जमीन। मैंने तय किया कि अब अकेले ये सब नहीं झेल सकता। मुझे किसी जानकार की मदद लेनी होगी। गांव के बाहर एक साधु रहते थे, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे तंत्र मंत्र समझते हैं। मैं उसी रात उनके पास जाने का सोचने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चीज मुझे वहां तक पहुंचने देगी या नहीं। क्योंकि उसी रात जब मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला, खेत की दिशा में पूरा आसमान लाल चमक रहा था। और मैं कसम खाकर कह सकता हूं, वो आग नहीं थी। मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन जो शुरू हो चुका था वो अब रुकने वाला नहीं था। खेत की दिशा में जो लाल चमक उठ रही थी, वो किसी आग जैसी नहीं थी। उसमें धुआं नहीं था, चिंगारी नहीं थी, बस आसमान जैसे अंदर से जल रहा हो। मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। बच्चों को मैंने अंदर बंद कर दिया। मैं अभी आता हूं, मैंने कहा, और खुद नहीं जानता था कि हिम्मत कहां से आ रही थी। मैं डंडा लेकर खेत की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीन मुझे रोक रही हो। रास्ते में हवा बिल्कुल बंद थी। एक अजीब सन्नाटा, इतना कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं खेत के पास पहुंचा, मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी गर्म महसूस हुई। मैंने हाथ लगाकर देखा, सच में हल्की गर्मी थी। सामने का नजारा देखकर मेरी सांस अटक गई।
खेत के बीचों बीच वही लाल घेरा फिर से बना हुआ था, लेकिन इस बार वो बड़ा था और उसके चारों तरफ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने उंगलियों से मिट्टी पर मंत्र लिखे हों। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैं पलटा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार सामने से, और फिर मेरे चारों तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य लोग मेरे चारों ओर घूम रहे हों। फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। शब्द साफ नहीं थे, पर एक ही बात बार बार सुनाई दे रही थी, जगाया है तो निभाओ। मेरा गला सूख गया। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसान हूं, मुझे छोड़ दो। तभी घेरे के बीच की मिट्टी धसी। इस बार धुआं नहीं निकला, बल्कि एक हाथ बाहर आया, काला, जला हुआ, लंबी उंगलियों वाला। मेरे पैरों में जान नहीं रही। हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा, फिर दूसरा हाथ, और फिर वो आकृति पूरी बाहर आई। वही लंबा कद, वही विकृत चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वो हवा में तैरते हुए मेरे सामने आकर रुकी। तुमने मुझे जगाया, उसने कहा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने बक्सा गलती से निकाला था, मुझे नहीं पता था। वो हंसी, सूखी खोखली हंसी। अज्ञान भी अपराध है। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन नर्म हो गई। मैं घुटनों तक मिट्टी में धंस गया। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, पर मिट्टी मुझे नीचे खींच रही थी। मुझे लगा अब यहीं खत्म हो जाऊंगा। तभी मुझे गांव के बुजुर्ग की बात याद आई। उसकी साधना की चीजें कभी नहीं मिली। मैंने जोर से कहा, तुझे क्या चाहिए? तेरी वस्तु तो वापस है। उसकी आंखों में एक पल को चमक बदली। वस्तु नहीं, अधूरा वचन। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर उभरी, जैसे किसी और की याद हो। वही खेत, सालों पहले, गांव वाले, और एक तांत्रिक जो मंत्र पढ़ रहा है। लोग उसे घेर कर खड़े हैं, आग, चिल्लाहट, और फिर उसे जिंदा गाड़ दिया जा रहा है। मैंने झटके से आंखें खोली। वो आकृति मेरे बहुत करीब थी। उन्होंने वचन तोड़ा, तुम वंश हो, उसने फुसफुसाया। मेरी सांस रुक गई। क्या मेरे पूर्वजों का उस घटना से कोई संबंध था? मिट्टी अब मेरी कमर तक आ गई थी। मैं पूरी ताकत से हाथ हिला रहा था। तभी दूर से शंख की आवाज आई। आवाज साफ थी और लगातार। वो आकृति एक पल को ठिठकी, उसकी लाल आंखें सिकुड़ी, हवा में कंपन हुआ। शंख की आवाज और तेज हुई। अचानक मिट्टी ने मुझे छोड़ दिया। मैं जोर से बाहर गिर पड़ा। खेत की हवा में जैसे कोई अदृश्य ताकत टकला रही थी। वो आकृति पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। तुम बच नहीं पाओगे, उसने कहा, और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। मैं हांफता हुआ जमीन पर पड़ा था। कुछ देर बाद मैंने देखा, खेत के किनारे वही साधु खड़े थे जिनके पास मैं जाने वाला था। उनके हाथ में शंख था। उन्होंने मुझे उठाया। उनकी आंखें गंभीर थीं। तूने बहुत बड़ी शक्ति को जगा दिया है। अब ये खेल नहीं, युद्ध है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मैं बच पाऊंगा? उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस आसमान की तरफ देखा, जहां लाल चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। अगर सच जानने की हिम्मत है तो कल रात मेरे साथ चल, उन्होंने कहा। मैंने सिर हिलाया। मैं डरा हुआ था, लेकिन भाग नहीं रहा था, क्योंकि ये मेरी जमीन थी, मेरा घर था, और मैं अब भी जिंदा था। अगली रात मैं समय से पहले ही साधु के डेरे पर पहुंच गया। गांव से थोड़ा दूर पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे उनकी छोटी सी कुटिया थी। चारों तरफ नीम और बगूल के पेड़ और बीच में धुएं की हल्की गंध। उन्होंने मुझे आते ही भीतर बुला लिया। डर रहा है? उन्होंने सीधा पूछा। मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ। उन्होंने एक दीपक जलाया और मेरी ओर ध्यान से देखा। डर ठीक है, डर आदमी को जिंदा रखता है, मगर आज जो देखेगा उसके बाद तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं चुप रहा। उन्होंने जमीन पर एक छोटा सा त्रिकोण बनाया, उसमें राख डाली और कुछ मंत्र पढ़े। हवा अचानक भारी हो गई। दीपक की लौ सीधी खड़ी हो गई, बिना हिले। तुझे अपने पुरखों के बारे में कितना पता है? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। बस इतना कि जमीन हमारे परिवार में पीढ़ियों से है। उन्होंने आंखें बंद कीं और मंत्र तेज कर दिए। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे मैं वहीं बैठा था पर देख कहीं और रहा था। मैंने वही खेत देखा, लेकिन सालों पहले का। फसल अलग थी, कपड़े अलग थे। गांव के लोग इकट्ठा थे। बीच में एक लंबा आदमी, वही चेहरा, वही आंखें, मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने काली मूर्ति रखी थी। वो कोई साधारण पूजा नहीं थी। उसके चारों तरफ राख का घेरा था और उसमें कुछ बंधा हुआ था। धुएं के बीच से चेहरों की झलक, जैसे आत्माएं कैद हों। गांव वाले डरे हुए थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये शाप देगा पूरे गांव को।
फिर भीड़ भड़क उठी। लाठी, पत्थर, आग और फिर वही दृश्य। उसे जिंदा गाड़ दिया गया। मैंने साफ देखा, जो लोग आगे बढ़कर उसे पकड़ रहे थे उनमें एक चेहरा मेरे जैसा था, हूबहू। मेरी सांस अटक गई। मैं झटके से वर्तमान में लौटा। पसीने से तर था। देख लिया? साधु ने धीमे से पूछा। मैंने कांपते हुए कहा, मेरे मेरे खून का था वो। उन्होंने सिर हिलाया। तेरे पुरखे उन लोगों में थे जिन्होंने उसे अधूरा छोड़ दिया। उसकी साधना पूरी नहीं हुई। आत्माएं बंधी रह गईं। अब वो अपनी साधना पूरी करना चाहता है। मुझसे क्या चाहता है? मेरी आवाज टूट रही थी। वचन पूरा करवाना या वंश खत्म करना? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, या तो तू उसकी अधूरी क्रिया पूरी करेगा या वो तेरे घर की आखिरी सांस तक जाएगा। मैंने गुस्से और डर के बीच कहा, मैं किसी बुरी साधना में हाथ नहीं डालूंगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, बुरी या अच्छी तेरी सोच है, वो शक्ति है। अधूरी शक्ति सबसे खतरनाक होती है। तभी बाहर तेज हवा चली। कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। दीपक की लौ कांपने लगी। एक ठंडी लहर अंदर आई और उसी के साथ वही फुसफुसाहट। वक्त आ गया। साधु तुरंत उठे। उन्होंने मुझे त्रिकोण के अंदर बैठा दिया। बाहर मत निकलना, चाहे जो हो। दरवाजे पर धुआं इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे वो आकृति उभरी। इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसके शरीर पर मिट्टी नहीं बल्कि राख थी। आंखें लाल नहीं, काली थीं, गहरी, खाली। तू फिर बीच में आया, उसने साधु से कहा। साधु ने शंख बजाया। आवाज गूंज उठी। ये लड़का दोषी नहीं है। आकृति मेरी तरफ मुड़ी। खून दोषी है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने महसूस किया कि त्रिकोण के बाहर की हवा भारी हो रही है। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। पेड़ झुकने लगे। अचानक आकृति ने हाथ उठाया। कुटिया के बाहर की मिट्टी घूमने लगी, जैसे बवंडर हो। साधु ने मंत्र और तेज कर दिए। मुझे लगा मैं फिर खिंच रहा हूं। इस बार जमीन नहीं, हवा मुझे ऊपर उठा रही थी। पर त्रिकोण के अंदर बैठा था, इसलिए कोई अदृश्य दीवार मुझे बचा रही थी। आकृति गरजी। 3 रातें, बस 3, फिर वचन पूरा होगा। ये कहकर वो धुएं में बदल गई। हवा शांत हो गई। दीपक स्थिर हो गया। मैं हांफता हुआ बैठा था। साधु ने गहरी सांस ली। 3 रातें हैं तेरे पास, उन्होंने कहा। या तो हम उसकी साधना का असली सच ढूंढें या वो खुद तुझे ले जाएगा। मैंने पूछा, क्या करना होगा? उन्होंने मेरी आंखों में देखा। आज आधी रात हम उसी जगह चलेंगे जहां उसे गाड़ा गया था। वहां अभी भी कुछ दबा है जो इस खेल की असली कुंजी है। मेरे भीतर डर था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। क्योंकि ये खेत का मामला नहीं था, ये मेरे खून का हिसाब था। और मैं अब भी जिंदा था, लेकिन आने वाली रात क्या लाएगी, ये सोचकर मेरी रूह कांप रही थी। आधी रात होते ही मैं और साधु खेत की तरफ चल पड़े। आसमान साफ था, मगर चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवा में ठंडक थी, लेकिन मेरे शरीर पर पसीना था। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। खेत के पास पहुंचते ही साधु रुक गए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा ताम्रपात्र निकाला। उसमें से भस्म लेकर मेरे माथे पर लगाया। आज जो दिखेगा उससे डरना मत, सच डर से बड़ा होता है, उन्होंने कहा। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर से मैं कांप रहा था। हम उसी जगह पहुंचे जहां लाल घेरा बना था। वहां अब कुछ नहीं दिख रहा था, बस सामान्य मिट्टी। लेकिन जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जमीन से हल्की कंपन उठने लगी। उन्होंने मुझे इशारा किया, यहीं खोदो। मैंने फावड़ा उठाया और हर वार के साथ मिट्टी सख्त होती जा रही थी। लगभग 3 फुट नीचे फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। मैं घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर में एक पुरानी लकड़ी की तख्ती दिखाई दी, सड़ी हुई लेकिन अब भी मजबूती से जमी हुई। हमने मिलकर उसे ऊपर खींचा। नीचे एक गहरा गोल गड्ढा था और उस गड्ढे में हड्डियां। मैं सन्न रह गया। वो इंसान का कंकाल था। उसकी उंगलियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, जैसे आखिरी सांस तक वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही है वो। अचानक हवा भारी हो गई। गड्ढे के अंदर की मिट्टी हिलने लगी। कंकाल की खोपड़ी धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी। मैं पीछे हट गया। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, वचन अधूरा। मैंने देखा, कंकाल की छाती के पास कुछ दबा हुआ था। साधु ने इशारा किया, निकाल। हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने हिम्मत की। मिट्टी हटाई तो लोहे का एक छोटा सा पात्र मिला, जंग लगा हुआ,
मगर बंद। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मैंने देखा, वही तांत्रिक, साधना के अंतिम चरण में। उसने आत्माओं को बांध लिया था। आखिरी मंत्र बाकी था। तभी गांव वालों ने हमला कर दिया। वो अंतिम शब्द नहीं बोल पाया। आत्माएं अधी बंधी रह गईं और उसकी शक्ति अधूरी। मैं झटके से वर्तमान में लौटा। हाथ में वही पात्र था। तभी अचानक गड्ढे से काला धुआं उठने लगा, कंकाल बिखरने लगा और उस धुएं से वही आकृति उभरी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा भयानक। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। मेरा पात्र मुझे दे दो। मैं जड़ हो गया। साधु मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन हवा में तूफान सा उठ रहा था। पेड़ झुक गए, खेत की मिट्टी घूमने लगी। अगर ये पात्र खुला तो जो बंधा है सब मुक्त होगा, साधु चिल्लाए। और अगर इसे नष्ट किया तो उसकी शक्ति भी टूटेगी। मेरे हाथ में पात्र भारी होता जा रहा था, जैसे कोई अंदर से धड़क रहा हो। आकृति मेरे करीब आई। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था। खून का ऋण चुका। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरी आत्मा को खींच रहा हो। मैंने पूरी ताकत से पात्र जमीन पर पटका। वो नहीं टूटा। आकृति हंसी, लंबी डरावनी हंसी। साधु ने शंख बजाया। आवाज से धुआं कुछ पल के लिए पीछे हटा। आग, उन्होंने चिल्लाकर कहा। मैंने पास पड़ी सूखी घास और लकड़ियां जमा की। हाथ कांप रहे थे, पर मैं रुका नहीं। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए आग जलाई। मैंने लोहे का पात्र सीधे आग में फेंक दिया। जैसे ही आग ने उसे घेरा, एक भयानक चीख गूंजी। हवा कांप उठी। आसमान में बादल घूमने लगे। आकृति तड़पने लगी। नहीं, उसकी आवाज गूंजी। आग की लपटें अचानक नीली हो गईं। पात्र के अंदर से काला धुआं निकलने लगा, लेकिन इस बार वो ऊपर उठता गया और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। आकृति कमजोर पड़ने लगी। उसकी आंखों की चमक मंद हुई। वो पीछे हटती गई। ये अंत नहीं, उसने धीमे से कहा, और फिर धुएं में टूटकर गायब हो गई। आग शांत हो गई। पात्र राख बन चुका था। मैं जमीन पर बैठ गया, हांफता हुआ। साधु ने गहरी सांस ली। पहला बंधन टूट गया, उन्होंने कहा। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। मैंने थके हुए स्वर में पूछा, अब क्या? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ थी। उसकी शक्ति का मूल अभी बाकी है। मूर्ति, वही असली माध्यम है। जब तक वो नष्ट नहीं होगी, खेल खत्म नहीं होगा। मैंने खेत की ओर देखा। हवा शांत थी, आसमान सामान्य। मैं अब भी जिंदा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था, असली टकराव अभी बाकी है। पात्र राख हो चुका था, लेकिन मेरे भीतर जो डर बैठ गया था वो अभी भी जल रहा था। साधु ने राख को इकट्ठा किया और मंत्र पढ़कर उसे पास की बहती नहर में बहा दिया। उन्होंने कहा, अब उसकी आधी शक्ति टूट चुकी है, मगर मूर्ति जब तक सुरक्षित है वो फिर लौटेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, मूर्ति अब है कहाँ? उन्होंने मेरी आंखों में देखा। जहां उसका वास सबसे मजबूत है, तेरे घर के पास। मेरे सीने में सिहरन दौड़ गई। हम तुरंत घर की तरफ लौटे। रास्ते भर अजीब सन्नाटा था। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे, जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी चीज से डरा हुआ हो। घर पहुंचते ही मैंने देखा, दरवाजा आधा खुला था। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने तो निकलते समय उसे अच्छी तरह बंद किया था। मैं दौड़कर अंदर गया। पत्नी और बच्चे कोने में सिमटे बैठे थे। उनकी आंखों में दहशत थी। अभी अभी पत्नी की आवाज कांप रही थी। दीवार पर छाया चल रही थी और फर्श पर खुद ब खुद निशान बन रहे थे। मैंने नीचे देखा। आंगन की मिट्टी पर फिर वही गोल घेरा बना था, मगर इस बार उसके बीचों बीच काली मूर्ति रखी थी। वो पहले से बड़ी लग रही थी, या शायद उसका प्रभाव बढ़ गया था। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थी, जैसे अंगारों में दबी आग। साधु आगे बढ़े। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, पर इस बार हवा में वैसी प्रतिक्रिया नहीं हुई जैसी पहले होती थी। ये घर की चौखट पार कर चुकी है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अब इसे बाहर नहीं, यहीं समाप्त करना होगा। मेरा गला सूख गया। कैसे? उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा त्रिशूल निकाला। ये साधारण मूर्ति नहीं है, ये माध्यम है। जब इसे तोड़ोगे वो खुद प्रकट होगा। मैंने पत्नी और बच्चों को पीछे कमरे में बंद कर दिया, फिर वापस आंगन में आया। साधु ने चारों तरफ भस्म का घेरा बनाया। मूर्ति के आसपास की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे किसी ने कमरे में धुआं भर दिया हो, मगर दिखाई नहीं दे रहा था। तैयार रह, साधु ने कहा। मैंने त्रिशूल पकड़ा। हाथ कांप रहे थे, पर इस बार डर के साथ गुस्सा भी था। ये मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा परिवार था। मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने मूर्ति के करीब कदम रखा, जमीन में हल्का कंपन हुआ। दीवारों पर परछाइयां लहराने लगीं, और फिर मूर्ति की आंखें पूरी तरह खुल गईं।
उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान उभरी। अधूरा वंश, अंत का समय। मैंने पूरी ताकत से त्रिशूल मूर्ति पर मारा। पहली चोट से बस हल्की दरार पड़ी। उसी पल एक जोरदार झटका मुझे पीछे फेंक गया। मैं दीवार से टकराया, सांस रुक गई। मूर्ति से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। वही तांत्रिक। इस बार वो पहले से भी ज्यादा स्पष्ट था। उसका शरीर आधा धुएं का, आधा राख का। तूने मेरा पात्र जलाया, अब मूल्य चुकाना होगा, उसने गरज कर कहा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज घूमने लगी। आंगन में रखा सामान इधर उधर गिरने लगा। मैंने फिर त्रिशूल उठाया। इस बार डर कम था। वो आकृति मेरी तरफ झपटी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पकड़ ली हो। सांस रुक रही थी। तभी मुझे अपने बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने मुझे हिम्मत दी। मैंने पूरी ताकत से आगे बढ़कर त्रिशूल सीधे मूर्ति के बीचों बीच घोंप दिया। इस बार मूर्ति में गहरी दरार पड़ी। आकृति चीखी। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कान सुन्न हो गए। दीवारें कांपने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। साधु चिल्लाए, एक बार और, अभी। मैंने बिना सोचे दोबारा वार किया। मूर्ति बीच से चटक गई और उसी क्षण पूरा आंगन काले धुएं से भर गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक लंबी दर्द भरी चीख गूंज रही थी। फिर अचानक सब शांत। धुआं धीरे धीरे छटा। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन सांस चल रही थी। मेरे सामने मूर्ति के टुकड़े बिखरे थे। आकृति कहीं नहीं थी। साधु थके हुए खड़े थे। उन्होंने गहरी सांस ली। ये अंत नहीं, पर यह उसका सबसे बड़ा घाव है, उन्होंने कहा। मैंने टूटी मूर्ति को देखा। उसके एक टुकड़े में अब भी आंख का हिस्सा था और वो हल्की सी चमक रहा था। मैं अब भी जिंदा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था अंतिम टकराव अभी बाकी है। आंगन में बिखरे मूर्ति के टुकड़ों को मैं घूर रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन वो शांति अजीब थी, जैसे तूफान के बाद की नहीं, बल्कि किसी बड़े विस्फोट से पहले की। साधु झुके और मूर्ति के टुकड़ों को ध्यान से देखने लगे। ध्यान रख, सबसे खतरनाक हिस्सा हमेशा बचा रहता है। मेरी नज़र उसी टुकड़े पर थी जिसमें आग का हिस्सा था। वो हल्की हल्की लाल चमक दे रहा था, जैसे अंगारे की आखिरी तपिश। अचानक वो टुकड़ा खुद ब खुद हिलने लगा। मैं पीछे हट गया। जमीन पर पड़े बाकी टुकड़े भी कांपने लगे। फिर धीरे धीरे वे सब उस आंख वाले टुकड़े की ओर खिसकने लगे, जैसे लोहे के बुरादे को चुंबक खींचता है। पीछे हट, साधु चिल्लाए। मैंने पत्नी और बच्चों के कमरे की ओर देखा। दरवाजा बंद था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर भीतर से उनकी सिसकियां आ रही थीं। मूर्ति के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे। दरारों से काला धुआं निकल रहा था। कुछ ही क्षणों में वो फिर खड़ी हो गई, पहले से छोटी पर कहीं अधिक भयानक। उसकी आंख अब पूरी तरह जल रही थी। वचन अधूरा है। आवाज पूरे आंगन में गूंजी, लेकिन इस बार वो सिर्फ बाहर नहीं, मेरे भीतर भी सुनाई दे रही थी। साधु ने तेज मंत्र पढ़े। भस्म का घेरा चमकने लगा, पर मूर्ति उस घेरे को धीरे धीरे काला करती जा रही थी। ये घर इसकी शक्ति से जुड़ गया है, साधु ने दांत भींच कर कहा। इसे यहीं हराना मुश्किल है। इसे उसी जगह ले जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था। खेत? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, उसी गड्ढे के ऊपर जहां इसका शरीर सड़ा था। मूर्ति की हंसी गूंजी। दीवारों पर दरारें फिर उभर आईं। छत कांपने लगी। मैंने बिना सोचे मूर्ति को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो बर्फ जैसी ठंडी थी, पर अंदर आग जैसी तपिश। मेरी हथेलियां जलने लगीं। अब, साधु ने आदेश दिया। हम दोनों तेजी से आंगन से बाहर भागे। मूर्ति मेरे हाथ में कांप रही थी। रास्ते में हवा अचानक तूफान में बदल गई। पेड़ झुकने लगे, मिट्टी उड़ने लगी। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें पीछे खींच रही हो। खेत के पास पहुंचते ही वही जगह चमकने लगी जहां हमने कंकाल निकाला था। वहीं फेंक, साधु ने कहा। मैंने पूरी ताकत से मूर्ति उसी जगह दे मारी। जमीन फट गई। एक गहरी दरार खुली। अंदर से काला धुआं और चीखें निकलने लगीं, जैसे कई आवाजें एक साथ रो रही हों। मूर्ति दरार के किनारे अटक गई। वो टूट नहीं रही थी। तभी वो आकृति पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुई। अब वो पहले से भी कहीं ज्यादा विशाल थी। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा राख का। आंखें जलती हुई। तुम्हारा खून मेरी मुक्ति, उसने गरज कर कहा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी फिर नर्म हो रही है, इस बार पहले से ज्यादा तेजी से। मैं घुटनों तक धंस गया। साधु मंत्र पढ़ते हुए शंख बजा रहे थे, पर हवा इतनी तेज थी कि उनकी आवाज दब रही थी। मैंने दरार के भीतर झांका। अंदर अंधेरा था, मगर गहराई में हल्की रोशनी थी, जैसे कैद आत्माओं की झलक। मेरे दिमाग में अचानक वही दृश्य कौंधा। अधूरा मंत्र, अधूरी साधना। तभी मुझे समझ आया, इसे खत्म नहीं, पूरा करना होगा, मैंने चिल्लाया। साधु ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। अगर अंतिम शब्द बोला जाए तो आत्माएं मुक्त होंगी,
और इसकी शक्ति भी खत्म। आकृति गरजी, तो नहीं जानता मंत्र, लेकिन मुझे भीतर से जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे, वही अधूरा वचन। मिट्टी अब मेरी कमर तक आ गई थी। मैंने आंखें बंद की। डर था, लेकिन उससे बड़ा था अपने परिवार को बचाने का इरादा। मैंने धीरे धीरे वही शब्द दोहराने शुरू किए जो मेरे भीतर गूंज रहे थे। हवा कांप उठी, दरार से नीली रोशनी निकलने लगी, आकृति तड़पने लगी। नहीं, मैंने आखिरी शब्द पूरी ताकत से बोला। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, मिट्टी सख्त हो गई। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन बाहर था, जिंदा। दरार धीरे धीरे बंद हो गई, मूर्ति राख बनकर बिखर गई। आकृति की चीख हवा में गूंजी और फिर बिल्कुल सन्नाटा। मैं जमीन पर लेटा हाँफ रहा था। साधु मेरे पास आए, उनकी आंखों में राहत थी। तूने वचन पूरा किया, उन्होंने कहा। अब वो कभी लौट नहीं सकेगा। आसमान में पहली बार हल्की सुबह की रोशनी दिखी। मैंने खेत की ओर देखा, सब कुछ सामान्य था और मैं अब भी जिंदा था। सुबह की पहली किरण खेत पर पड़ी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मिट्टी सपाट थी, दरार का कोई निशान नहीं। हवा शांत थी। पक्षियों की आवाज फिर सुनाई देने लगी थी, जैसे कई दिनों बाद प्रकृति ने राहत की सांस ली हो। मैं धीरे धीरे उठा। शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब हल्कापन था। साधु ने मेरी तरफ देखा और कहा, आत्माएं मुक्त हो गईं। उसका अधूरा वचन पूरा हो गया। अब उसकी शक्ति बंधन में नहीं, शून्य में है। मैंने खेत की मिट्टी को हाथ से छुआ। वो ठंडी और सामान्य थी। पहली बार कई दिनों में मुझे लगा कि ये वही जमीन है, मेरी जमीन। हम घर लौटे। रास्ते में गांव धीरे धीरे जाग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि रात को क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग मुझे देखकर फुसफुसा रहे थे। शायद उन्होंने भी उन रातों की लाल चमक देखी थी। घर पहुंचकर मैंने पत्नी और बच्चों को देखा। वो सुरक्षित थे। उनकी आंखों में डर अब भी था, मगर जब मैंने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, तो उनकी सांसें सामान्य होने लगी। दिन भर मैं खेत में ही रहा, हर कोना देखा। कोई घेरा नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन शाम ढलते ढलते मुझे एक बात खटकने लगी। जहां दरार खुली थी, वहां मिट्टी थोड़ी अलग रंग की थी, जैसे नीचे कुछ अब भी दफन हो। मैंने खुद से कहा, सब खत्म हो चुका है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। रात आई। इस बार बैल शांत थे, हवा सामान्य थी। मैंने सोचा अब डर खत्म हो चुका है, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। कोई आवाज नहीं थी, बस एक एहसास। मैं बाहर आंगन में गया। चांदनी फैली हुई थी, सब कुछ शांत। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी। आंगन की मिट्टी पर हल्की सी राख फैली थी, गोल आकार में। मेरा दिल एक पल को रुक गया। मैंने झुककर उसे छुआ। वो ठंडी थी, पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अभी अभी उसे रखा हो। तभी पीछे से आवाज आई, डर मत, वो नहीं, उसकी स्मृति है। मैं पलटा। साधु खड़े थे। वो पूरी तरह मिटता नहीं, उन्होंने कहा, पर अब वो शक्ति नहीं, बस एक छाया है। जब तक तू अपने मन में डर रखेगा, वो छाया बनी रहेगी। मैंने गहरी सांस ली। तो क्या खतरा खत्म है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अगर तू डर को खत्म कर दे। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने उसी राख को हाथ में उठाया और हवा में उड़ा दिया। राख बिखर गई। कोई आवाज नहीं आई, कोई धुआं नहीं उठा, बस चांदनी और शांत हवा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरी परीक्षा खत्म। मैंने आसमान की तरफ देखा। पहली बार कई दिनों में दिल पूरी तरह हल्का था। लेकिन उस रात सोते समय मुझे एक सपना आया। मैंने देखा वही खेत, लेकिन इस बार हरा भरा। फसल लहलहा रही थी और दूर एक छाया खड़ी थी। मैं डर कर पीछे नहीं हटा। मैंने उसकी तरफ देखा और वो धीरे धीरे धूप में घुल गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, सूरज उग रहा था। मैं जिंदा था, मेरा परिवार सुरक्षित था और मेरी जमीन अब सच में मेरी थी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो खत्म होने के बाद भी इंसान के भीतर जीते रहते हैं। और मेरे भीतर भी अब एक सच था। डर से भागने से वो बढ़ता है, उसका सामना करने से खत्म होता है। मैं अब भी जिंदा हूं। वो हादसे के बाद कई दिन बीत गए। खेत फिर से सामान्य हो चुका था। मैंने दोबारा हल चलाया, बीज डाले। बारिश समय पर आई। फसल पहले से बेहतर उगने लगी।
गांव वालों ने भी महसूस किया कि अब रातों की अजीब लाल चमक बंद हो चुकी है। बैल शांत थे, कुत्ते बेवजह नहीं भौंकते थे, हवा में वो भारीपन नहीं रहा। साधु कुछ दिनों बाद गांव छोड़कर चले गए। जाते समय उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही, याद रख, शक्ति से ज्यादा खतरनाक डर होता है। उनकी बात मेरे मन में बस गई। मैंने उस जगह पर जहां कभी दरार खुली थी एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगा दिया। हर सुबह उसे पानी देता। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। मुझे लगता था जैसे वो सिर्फ पौधा नहीं बल्कि उस पूरी घटना का प्रतीक है, राख से जीवन का निकलना। लेकिन एक बात मैं छुपा नहीं सकता, कभी कभी देर रात जब मैं खेत की मेड़े पर खड़ा होता हूं तो हवा में हल्की सी फुसफुसाहट महसूस होती है। आवाज साफ नहीं होती, मगर अब उसमें डर नहीं होता। पहले मैं घबरा जाता था, अब मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो शक्ति अब अधूरी नहीं, मुक्त है। एक रात लगभग महीनों बाद मैं खेत पर अकेला बैठा था। चांद पूरा था, फसल हवा में झूम रही थी। अचानक मेरे मन में वही पुरानी यादें कौंधी, लाल घेरा, धुआं, मूर्ति, दरार। मेरे भीतर एक क्षण को डर ने सिर उठाया। तभी हवा का एक हल्का झोंका आया। गेहूं की बालियां एक साथ झुकीं, जैसे प्रणाम कर रही हों। और उस पल मुझे समझ आया, डर सिर्फ स्मृति है। जब तक मैं उसे शक्ति नहीं दूंगा, वो कुछ नहीं। मैंने आंखें बंद की। मन शांत था। कोई परछाई नहीं, कोई लाल चमक नहीं, बस मैं, मेरा खेत और उगती फसल। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, वही हाथ जिन्होंने मूर्ति उठाई थी, वही हाथ जिन्होंने अंतिम शब्द बोले थे। मैंने किसी को नहीं खोया। मेरा घर सुरक्षित है, मेरे बच्चे हंसते हैं, और मैं हर सुबह उसी खेत में काम करता हूं जहां कभी मौत की परछाई मंडरा रही थी। हां, कभी कभी सपनों में वो चेहरा दिख जाता है, लेकिन अब वो डरावना नहीं लगता, बस एक अधूरी कहानी का पात्र, जिसका अंत मैंने अपनी आंखों से देखा। आज जब मैं ये सब सुना रहा हूं तो मेरी आवाज में डर नहीं, अनुभव है। मैंने जाना, पाप विरासत में मिल सकता है, लेकिन साहस भी मिल सकता है। मेरे पुरखों ने गलती की थी, मैंने उसे पूरा किया, और इसीलिए आज मैं उसी खेत में खड़ा हूं, जिंदा। मेरी जमीन अब शापित नहीं, सींची हुई है पसीने से, हिम्मत से और सच से। ये मेरी कहानी थी, एक किसान की, जिसने डर का सामना किया और जिंदा रहा। तो दोस्तों, ये थी एक किसान की सच्ची जुबानी सुनाई गई वो कहानी, जहां डर सिर्फ परछाई नहीं था, बल्कि अधूरा वचन था। अगर आपको भी लगा कि रात के सन्नाटे में कुछ अब भी फुसफुसाता है, अगर आपने भी कभी अंधेरे खेतों, सूनी गलियों या बंद कमरों में अनजानी मौजूदगी महसूस की है, तो स्वागत है आपका डर की दास्तान पर। यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। हर किरदार की सांस, हर चीख, हर सन्नाटा आपको उसी दुनिया में ले जाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। अगर आप भी सच्ची रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली दास्तान शायद आपके ही शहर से हो। याद रखिए, डर से भागिए मत, उसे सुनिए। मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ डर की दास्तान पर।